नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। इस साल अलग अलग कैटेगरी में कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अपनी तरह के पहले नेशनल अवार्ड हैं। देश में कंटेंट क्रिएट करने वाले युवाओं और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया ताकि क्रिएटर्स को और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिले। दरअसल इस अवार्ड के लिए लगभग 1.5 लाख नॉमिनेशंस आए, जिसके बाद लोगों की वोटिंग के जरिए 23 नामों का चयन हुआ और इनमें से फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर का सम्मान पाने वाली काम्या जानी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी में। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू इतना अच्छा वेलकम देने के लिए। काम्या जानी मानी मैं एक तरह से कहूं कि बेहद जाना पहचाना नाम है कंटेंट की दुनिया में काम्या जानी का। और काम्या फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूब पर कर्ली टेल्स नाम से उनका चैनल बेहद पॉपुलर है। काम्या जानी कर्ली टेल्स चैनल पर मुख्य रूप से देश और दुनिया के जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं उनकी बात करती हैं। तमाम अनएक्सप्लोर डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर कर चुकी हैं काम्या। साथ ही उनके यूट्यूब चैनल पर फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट भी होते हैं। और हम जानते हैं कि काम्या पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी से लेकर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के साथ भी इंटरेक्शन कर चुकी हैं। शुक्रिया काम्या हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। काम्या, आपसे जानेंगे कि कैसे आपने लॉ की पढ़ाई की, मास कम्युनिकेशन किया और जर्नलिज्म की दुनिया को छोड़कर आपने देश और दुनिया घूमने की ठानी। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर का सम्मान, वो भी लोगों की वोटिंग के आधार पर, इसे पाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और आई थिंक वो एक अंडरस्टेटमेंट होगा। कभी सोचा नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन जैसे प्रोफेशन को इतना सम्मान दिया जाएगा, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री से। और मैं ये कहूंगी कि मेरी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा यादगार पल और दिन रहेगा वो हमेशा के लिए मार्च 8, 2024। एक जो होता है पैशन, जिस पैशन से आप काम शुरू करते हैं और उससे आपको किसी एक दिन जाकर पुरस्कार मिलता है, आई थिंक वो अपने आप में ही ये कहानी दर्शाता है कि किस तरह से अपने सपनों को हमेशा परस्यू करना चाहिए और आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं उससे। बिल्कुल। अब काम्या, आपकी जर्नी के बारे में बात हो जाए। जैसे मैंने कहा, कानून की पढ़ाई, जर्नलिज्म का कोर्स, फिर पत्रकारिता में आना। आप एक न्यूज़ एंकर थी, मैं कहूँ कि बिज़नेस एंकर थी। कैसा सफ़र रहा आपका? एक ज़हीन बिज़नेस एंकर से कैसे घुमक्कड़ काम्या बन गई? एक्चुअली घुमक्कड़ तो मैं हमेशा से ही थी, बस मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसे एक फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं जब छोटी सी थी, अब न्यूज़ चैनल्स देखती थी और ज़्यादातर दूरदर्शन, तब मेरी मम्मी का कहना था कि काम्या किसी दिन ना तो न्यूज़ एंकर बन जाना, और वो बात मेरे ज़हन में रह गई कि मुझे बड़े होकर न्यूज़ एंकर बनना है। तो वो जब मैं सोचती थी कि मैं किस तरह से बनूँगी, स्टेप बाय स्टेप पता चला कि मैं जर्नलिज्म करके भी ये यहाँ पर पहुँच सकती हूँ। तो मैंने बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया, स्पेशलाइज़ किया जर्नलिज्म में, फिर एक राइटर के तौर पर नौकरी की, फिर प्रोड्यूसर बनी और फिर 4-5 सालों बाद मुझे एक न्यूज़ प्रेज़ेंटर की जॉब हासिल हुई। बीच में मैंने लॉ की भी थोड़ी पढ़ाई की, और साथ ही मैं अपनी नौकरी भी करती थी, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ऑफ कोर्स जर्नलिज्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं यही कहूँगी कि कंटेंट क्रिएशन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नलिज्म, और आप वही मेरे कंटेंट में देखेंगे बिकॉज मैं इतनी पढ़ाई कर चुकी हूँ जर्नलिज्म की, वही मैंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया अपने कंटेंट क्रिएशन में। और जब 10 साल हो गए थे मुझे जर्नलिज्म की दुनिया में, आप ही की तरह मैं न्यूज चैनल्स पर आकर लोगों का इंटरव्यू करना या स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करना, और इन सब में एक 15 मिनट का बुलेटिन होता था फूड और ट्रैवल के बारे में, जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता था, और मैंने रियलाइज किया कि यार मैं इसके लिए बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो जब मेरी जॉब थी तभी लास्ट 3 से 4 महीनों में मैंने सोचा कि मैं अपने पैशन को भी परस्यू करती हूँ, साथ में कंटेंट बनाने लगी। तब यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं था, तब बस आर्टिकल्स लिखा करते थे, एक ब्लॉग था मेरा, और फेसबुक पेज मैंने शुरू किया था। बहुत ही जल्द मैंने देखा कि लोग भी उसे बहुत पसंद करने लगे, और फिर कुछ समय बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, पर अपने आप को यही कहा था कि 1 साल का वक्त दूंगी, अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, वरना फिर दोबारा मैं इसी दुनिया में वापस आऊंगी। बट थैंकफुली मुझे वापस आने का मौका ही नहीं मिला। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया ने मुझे बहुत ही ज्यादा बिजी रखा, और लोगों के प्यार में। बिल्कुल। लोगों के प्यार की बात की काम्या आपने। ज़ाहिर तौर पर इस बात का एहसास आपको शुरू में तो नहीं होगा कि लोगों का इतना प्यार आपको मिलेगा। क्यों लोगों ने इतना पसंद किया आपको और आपके कंटेंट को? आपको क्या लगता है? यू आर राइट, और बहुत वक्त लगा क्योंकि अब हो गए 5 से 6 साल जब से हमने कर्ली टेल शुरू किया है। और मैं ये कहूंगी पिछले मतलब पहले 1 साल में तो ना ज्यादा लाइक्स मिलते, ना ज्यादा शेयर्स मिलते। मैंने सोचा कि मैं वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट करती हूँ,
पहले आर्टिकल्स लिखती थी, फिर वीडियो कंटेंट क्रिएट करने लगी, तब भी ज्यादा लाइक्स नहीं मिलते थे, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जिस तरह से टेलीविजन का प्रेजेंटेशन होता है वर्सेस जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, ये दोनों बहुत अलग है। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये समझा कि लोगों को अपने जैसा जब फील किया जाता है तब वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं उन एरियाज और उन नेबरहुड्स को कवर करूं जहां मैं खुद जाती हूँ और जहां तक लोग पहुंच सकते हैं। तो मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। चेंबूर में मैंने बहुत वक्त गुजारा है, घाटकोपर में, बहुत से ऐसे छोटे छोटे नेबरहुड्स में एक्सप्लोर करने लगी और उसी के बारे में एक कहते हैं हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएट करने लगी। वहां से मेरी शुरुआत हुई और जो चेंबूर के रहने वाले लोग थे उन्हें बहुत अपनापन महसूस होने लगा कि वो जहाँ जाते हैं रोज शाम को घूमने के लिए, उस बारे में अब वीडियो बन रहे हैं और फेसबुक पर अब बहुत सारे लोग शेयर करने लगे। तो उससे शुरुआत हुई। फिर एक वीडियो था अबाउट लक्ष्मी विलास पैलेस इन बड़ौदा, जो बकिंगम पैलेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। और मुझे लगता है भारतीय इतना रियलाइज नहीं करते, पर हमारी भारत में इतनी खूबसूरती है। और जब इस बारे में मैंने अपने वीडियोस बनाए तब लोगों ने बहुत पसंद किया उन्हें। एंड ऑफ कोर्स वो शेयरिंग का सिलसिला चलता रहा, शेयर जितना होता रहा कंटेंट, प्यार उतना बढ़ता रहा। तो मुंबई की ही एक तरह से मैं कहूँ गलियों से निकल कर आप अब इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं वो भी कवर कर चुकी हैं। इंडिया के तमाम ऐसे डेस्टिनेशन हैं, भारत के कोना कोना एक तरह से आप घूम चुकी हैं, लोगों के सामने ला चुकी हैं। एक तरह से मैं समझना चाहूँगी कितने डेस्टिनेशन कवर कर चुकी हैं आप काम्या, और आगे आगे क्या सोचा है आपने? मैं अब तक 45 कंट्रीज जा चुकी हूँ और अगर मैं डेस्टिनेशंस की बात करूँ तो 175 डेस्टिनेशंस इन टोटल, बाय विच आई मीन कि बहुत सारे सिटीज, विलेजेस इंडिया में और अब्रॉड में अब तक जा चुकी हूँ। और सच बताऊं तो प्लान बस यही है कि जितना हो सके लोगों को इस तरह से ट्रैवलिंग के बारे में एजुकेट करना है कि वो अपनी प्लानिंग खुद ही कर पाए और उन्हें कोई सवाल ना हो जब उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तब तक उन्हें सब पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ जाकर रहना है, क्या खाना है, किस तरह से घूमना है। तो मेरे कंटेंट के जरिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि चाहे वो एक 6 साल का बच्चा हो या 60 साल का बुजुर्ग हो, उसे मेरे कंटेंट से मैं जितनी चाहे मैं मदद कर सकूं उतनी मैं करूं। और यही चाहती हूँ कि भारत घूमे और लोग इनफैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट भारत में आए और जितना हो सके हम भारत को एक ग्लोबल मैप पर, इंडिया को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम नंबर 1 पर लाए। बिकॉज मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा रिच कोई कंट्री नहीं है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। बिल्कुल। और जब इतनी जगह आप एक्सप्लोर कर चुकी हैं काम्या, तो ये सवाल तो सबके मन में आता ही है कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है और क्यों? मेरे लिए ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ऑनेस्टली जवाब देना, क्योंकि मैं जिस जगह पर जाती हूँ मैं उतनी ही एक्साइटमेंट से जाती हूँ और हर जगह में अपनी एक खूबसूरती है। पर अगर आप पूछे कि मुझे कौन सी जगह पर बार बार जाना पसंद है, तो मुझे भारत के जंगल बहुत पसंद है। मुझे लगता है जितने जो कहानी बताते हैं हमारे भारत के जंगल, बस वहाँ की खामोशी में ही आप इतना मग्न रह सकते हैं, नेचुरल साउंड में, नेचुरल ब्यूटी में, वहाँ के यहाँ के टेंट्स, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी, आई थिंक ये काफी अनमैच्ड है। तो मुझे भारत के जंगल बहुत पसंद है और खास करके मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जंगल। बिल्कुल। और काम्या, जो भी लोग हैं जो आपको देखते हैं, उन्हें यही लगता है कि वहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है, सुंदर है, और काम्या का काम कितना आसान है, बस घूमना फिरना और उसे लोगों को दिखाना। लेकिन आई एम श्योर कि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है जो लगती है, बहुत से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। कितनी मेहनत होती है पर्दे के पीछे? बहुत ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि लोग जाते हैं जब अपने काम से उन्हें छुटकारा चाहिए होता है तब वो छुट्टी पर जाते हैं ट्रैवल करने। मुझे जब अपने काम से छुट्टी चाहिए होती है तब मैं घर आकर बैठती हूँ। तो मेरे लिए जब घूमना होता है वही वही मेरा काम है। और इतनी शिद्दत से करती हूँ कि सुबह के सनराइज से पहले और रात के सनसेट के बाद भी अगर कुछ हो सके तो वो भी मैं शूट कर लूँ। तो मेरे दिन यूजुअली होते हैं 12 से 14 घंटे जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ। उस शहर या उस गांव के मैं एक एक कोने के बारे में जानना चाहती हूँ। और ये मैं किसी मजबूरी से नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट प्रीति, मुझे मजा आता है ये करने में। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई चीज छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जहां जाऊं वहां की चप्पा गली, हर हर कोने को मैं अच्छे से डिस्कवर और एक्सप्लोर कर दूं। चाहे धूप हो, मैंने सऊदी अरेबिया की 55 डिग्रीज में शूट किया है, मैंने फिनलैंड की -30 डिग्रीज में शूट किया है। चाहे एक्सट्रीम कंडीशंस हो, मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से जाती हूँ और ये इंश्योर करती हूँ कि जब मैं वापस आऊं मैं अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस को एक अच्छी सी कहानी बता सकूं। बिल्कुल।
काम्या, आपने शुरुआत में भी जिक्र किया पैशन का। आपने अभी बात की कि मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है और यही सब करते करते आप आज एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। ये ट्रांजिशन कैसा लगता है? ये ट्रांजिशन अच्छा है और मुझे लगता है कि अभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है उन्हें एक एंटरप्रेन्योर का रोल करना बहुत जरूरी है। अ, देखो, आई थिंक आपने बताया जैसे 1.5 लाख एंट्रीज आई थी हम्म। और जहां तक मैं समझती हूँ भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं। चाहे वो एक हाउसवाइफ हो जो कंटेंट क्रिएट कर रही है या एक डॉक्टर हो जो अपने काम के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। हम्म। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर कोई आज कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब इतने कंपटीशन के बाद आपके लिए हर साल रेलेवेंट रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इस वजह से आपको इस तरह से अपने आप को स्केल करना जरूरी है। एंड आई थिंक वही स्टेप हमने भी लिया है। और ये कर्ली टेल्स अब एक फुल फ्लेजेड कंपनी हो चुकी है जहां अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे आईपी शोज है विच इज अबाउट ट्रैवल। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मैं उनका इंटरव्यू तो लेती ही हूँ, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ट्रैवल शोज होस्ट करते हैं कर्ली टेल्स पर। चाहे वो एली एवराम हो, प्रतीक बब्बर हो, अहाना कुमरा हो, सोनाली सेगल हो, इन सबके अपने अपने शोज है कर्ली टेल्स पर। हमने कर्ली टेल्स का ऐप लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सिर्फ फूड और ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है ये, जो इंडिया के अराउंड 1000 to 1500 फूड एंड ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स इस ऐप पर हैं। जिसका मतलब है कि अब सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट अगर आपको मिलता है और मेरा पैशन पॉइंट अगर सिर्फ फूड और ट्रैवल है तो मैं वहां नहीं जाऊं पर मैं एक ऐसी नीश प्लेटफॉर्म पर जाऊं जहां मुझे सिर्फ वही कंटेंट दिखाई दे जिसमें मैं सचमुच इंटरेस्टेड हूँ, जिससे मैं अपने ट्रैवल ट्रिप्स प्लान कर सकूं, जिससे मैं एक्चुअली कंटेंट से कॉमर्स तक कन्वर्ट कर सकूं। जहां मैं ऐसा भी करना चाहती हूँ कि मैं एक लोकल जो हमारी कम्युनिटी है, लोकल मार्केट्स है, लोकल इकोनॉमी है, हम किस तरह से उसे बूस्ट कर सकते हैं। तो यही इंटेंशन है कि इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री को हम किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो वो पोटेंशियल भी आपने देखा और समझा होगा क्योंकि आप जिस तरह से कामयाब बता रही हैं, एक ट्रांजिशन का दौर आपने ट्रैवल और टूरिज्म को लेकर भी देश में देखा है। आपने बताया आप 45 देशों की दौरा तो कर ही चुकी हैं, 175 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस हैं जो आपने देश में और दुनिया में घूमी हैं। लगातार देश में कोशिश है कि टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जब हम 2047 की बात करते हैं, हम डेवलप्ड नेशन बन चुके होंगे। हमारे जीडीपी में जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 4.5% से ज़्यादा हो चुका है। यानी जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उसमें एक तरह से ट्रैवल और टूरिज्म का बड़ा रोल रह सकता है। कितना पोटेंशियल आप मानती हैं अभी बाकी है इस सेक्टर में देश में? देखिए, लास्ट व्हेन आई चेक, टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया की अबाउट 10% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अपडेटेड नंबर्स, पर ये दिस नंबर इन इटसेल्फ ये बताता है कि कितना पोटेंशियल है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में इन इंडिया। मतलब हम कितना कुछ कर सकते हैं यहाँ पे बढ़ाने के लिए। इंडिया में 29 स्टेट्स है, हर स्टेट का साइज ऑलमोस्ट एक यूरोपियन कंट्री जितना है। हर स्टेट की एक अपनी ही डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर, वहाँ की लोकल क्विजीन, वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषा। कहते हैं कि हर 100 किलोमीटर में एक आपको नया देश या नया एक्सपीरियंस महसूस करने को मिलेगा। तो इतना पोटेंशियल जहाँ है हमारे देश में, उसे ठीक से मार्केट किया जाए, उसे ठीक से अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को बताया जाए तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो वी हैव सीन, इनफैक्ट मैंने एक पूरी सीरीज की थी कि किस तरह से भारत में मंदिरों को एक बहुत ही अच्छा रीडेवलप किया जा रहा है। बिकॉज इंडिया रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना जाता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वेलनेस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म और बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स के लिए। और किस तरह से इन मंदिरों को, जो इतने प्राचीन मंदिर हैं, कई सालों पुराने, उन्हें रिवाइव किया जा रहा है। जो आजकल आज के जो यूथ है, मंदिर में जाना ओल्ड फैशन नहीं बल्कि कूल समझती है। तो अगर हम लोगों में इतना ट्रांजिशन आया है, ये इसी वजह से आया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये ट्रांजिशन आया है। आज जो यंग है वो प्लान बना रहे हैं कि हम केदारनाथ जाएं या हम वैष्णो देवी जाएं, एंड आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ ट्रांजिशन। बिल्कुल। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रही हैं, लगातार हम देख भी रहे हैं कि उसे मजबूत करने पर खासा फोकस है और अलग अलग सर्किट्स, टूरिज्म के नज़रिए से अलग अलग सर्किट्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। बिल्कुल कामयाब।
मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगी एक महिला के तौर पर जब हम बात करते हैं, आपकी प्यारी सी एक बेटी है, आप शादीशुदा हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आप एक साथ सँभाल रही हैं और महिला दिवस के मौके पर ही आपको इतना बड़ा सम्मान भी मिला है। एक महिला के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में वो जो हिम्मत चाहिए, वो जज़्बा चाहिए, वो कैसे बनाए रखा जाए? आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है, एटलीस्ट हम मोस्ट ऑफ इंडिया, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन जनरलाइज दिस, बट हम हमेशा अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन करते हैं या कंस्ट्रेन करते हैं, स्पेशली शादी होने के बाद और ज्यादातर माँ बनने के बाद। पर मुझे ऐसा लगता है कि और मतलब वही मौका होता है, वही वक्त होता है अपने आप को और ज्यादा पुश करने का। एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि एक फेज आया था मेरी जिंदगी में जहां मुझे लगा कि अब ठीक है ना, अब हो गई शादी, अब हो गया बच्चा, आई थिंक दिस इज इट, यही है जिंदगी। बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज, जब मैं मैटरनिटी लीव में 6 महीने अपने घर पर थी, और तब भी मैंने रियलाइज किया कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ जिंदगी भर। मुझे, मेरे सपने अब भी मेरे सपने हैं और मैं उन्हें किस तरह से परस्यू करना चाहती हूँ। बहुत मेहनत लगती है अपने आप को पुश करने के लिए, बहुत मेहनत लगती है अपने लिए सपोर्ट सिस्टम रखने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इंडिया में जॉइंट फैमिली का सिस्टम है। मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ एंड मेरी मदर इन लॉ ने बहुत हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर जब मैं ट्रैवल कर रही थी। और मैं यही चाहूंगी कि अगर फैमिली साथ आकर एक फैमिली, अगर एक अपने डॉटर को या अपने ग्रैंड चाइल्ड को आप सपोर्ट कर सकते हैं या किसी और तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम अगर आपको मिल सकता है, और अगर आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, तो उस वजह से आपको अपने आप को रिस्ट्रेन या कंस्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा अपने आप के अपने सपने हासिल करने में। एंड आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है, स्पेशली विमेन। इनफैक्ट आज हमारी कंपनी में आई वुड से 80% ऑफ आवर एम्प्लॉइज आर विमेन। और यही मुझे पता है कि वो ज्यादा सिंसियर है, ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उनमें अपने आप को एक प्रूव करने की एक आग है, और वही उनके काम में ये सब दिखता है, विच इज वाई आई फील लाइक विमेन हु आर सो टैलेंटेड, उन्हें अपने टैलेंट को पूरी तरह और अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, गिव मैं अप चाह नहीं करना चाहिए अपने बिल्कुल, सपनों पर। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने काम्या। अब मैं चाहूँगी जो आज युवा हैं, जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि लगभग एक आंकड़ा कहता है कि 80 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये समय के साथ और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। हर कोई चाहता है, मुझे लगता है, जो भी कंटेंट बनाएगा वो यही चाहेगा कि वो सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बने और आप जैसे लोग उनके लिए कहीं न कहीं आइडल हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या करना है और क्या नहीं करना है? आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में बहुत लोगों को लगता है आसान है, और आपने ये बात पहले भी बताई थी, पर बहुत मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। मेहनत हर कोई कर रहा है, पर अब इतने कंटेंट क्रिएटर्स है कि रीच सबको वो नहीं मिल रही है और उन्हें वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। इस वजह से वो काफी निराश होकर ये छोड़ देते हैं। एक तो सबसे जरूरी बात है कि कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। आप जब भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली करना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जिसके बारे में आप इतने पैशनेट हैं कि आपको अगर 1 साल तक भी कोई आमदनी उससे ना आए, आप तब भी उसे कर पाए। और जब मैं आमदनी की बात कर रही हूँ, ये जरूरी है कि आप अपनी प्राइमरी जॉब या जो आप काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से ना छोड़कर आप अगर दोनों चीजें कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि एक बार जब हम नौकरी छोड़ देते हैं तो एक वो मेंटल प्रेशर भी होता है कि अब हम कमाई कहाँ से करें। एंड आई थिंक युवा के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, जहां वो सोचते हैं कि ये बहुत आसान है कि आप काम छोड़कर बस कंटेंट क्रिएशन करें। पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है और ये जितना हम आगे जा रहे हैं उतना ये मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए एक तो बहुत जरूरी है आप अपने आप में कोई डिफरेंशिएटर पता करें कि आप कौन सा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर रहा हो। कंसिस्टेंट रहिए और कोई ऐसी चीज के बारे में कंटेंट बनाइए जिसके लिए आप एक्सट्रीमली पैशनेट हैं। बिल्कुल, और इस बात से मुझे 2 सवाल और करने हैं आपसे काम्या, जो कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म को लेकर ही हैं। अ, आपने जब आमदनी की बात कही उसी से ये सवाल ज़हन में आया। क्या आप इसको मिसकंसेप्शन या मिथ मानती हैं? तमाम लोग घूमने ही नहीं जाते, वो ये सोच के कि भाई घूमना तो उनका काम है जिनकी जेब पूरी तरह से भरी हो। आप मानती हैं ऐसा ही है क्या? हमारे बजट ट्रैवल, ये इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑन द स्टेज जब वो अवार्ड दे रहे थे, उन्होंने यही कहा कि अगर आप बजट ट्रैवल पर भी जाएं तब भी आप थोड़ा सा लोकल इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करें।
दिस प्रूव्स द फैक्ट कि आप एक बजट ट्रैवल भी कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मुझे लगता है ट्रैवल से आपका लाइफ की तरफ नजरिया बदलता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए हर इंसान को, चाहे एक छोटी जगह हो, चाहे एक वीकेंड गेट अवे हो, चाहे कुछ किलोमीटर दूर हो आपके घर से, या बस आप नेचर में जाकर अपने आप को आप सोक इन करें, बहुत कुछ सीखने मिलता है वहां से भी। एक एक अपनी रूटीन से आपको जब ब्रेक मिलता है, और उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो, बस एक इंटेंट होना चाहिए कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, और उससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है और आप कितना कुछ सीखते हैं उससे, एंड सडनली आप अपने आप को और अपनी लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं। बिल्कुल। काम्या, अब जो दूसरा सवाल था वो ये था कि भारत में ही जिस तरह से आपने भी बात की है कि कैसे जो हमारा पोटेंशियल है उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है, क्या लोगों की मानसिकता में भी भारत और यहाँ की जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस है उसे लेकर कोई बदलाव आया है? हम जानते हैं फोर्ब्स की जो हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई थी उसमें 7वें पायदान पर भारत था, जब सबसे खूबसूरत देशों की बात की जाए दुनिया में। सोशल मीडिया के थ्रू तमाम इस तरह की लिस्ट जारी होती हैं जिसमें सबसे सुंदर देश का खिताब भारत को ही मिला है। इस तरह की चीज़ें तो आती ही हैं, लेकिन क्या यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर मानसिकता में कुछ बदलाव आया है कि भारत में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो हमें पहले घूमनी चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे लगता है अब इतने सारे रील्स और इतना सारा वीडियो कंटेंट बनता है। आप देखेंगे पिछले 2 साल या कोविड से पहले लोगों को बाहर जाने का, आउट ऑफ इंडिया जाने का बहुत फैसिनेशन था, पर वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जहां लोगों को अपना देश पहले देखना है। अब चाहे वो ट्यूलिप गार्डन हो या एम्स्टर्डम का गार्डन, तो लोग कंपेयर जब करते हैं तब ये पता चलता है कि हमारे इंडिया का ट्यूलिप गार्डन इज एक्चुअली बिगर देन द एम्स्टर्डम ट्यूलिप गार्डन। या चाहे वो मेघालय को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, तो इस तरह से, या स्विट्जरलैंड, आप गुलमर्ग को कंपेयर कीजिए स्विट्जरलैंड से, तो गुलमर्ग बहुत खूबसूरत है। इस तरह की अवेयरनेस शायद पहले लोगों को नहीं थी, पहले यही फैसिनेशन था कि हम किस तरह से बाहर जाएं, पर अब ये अवेयरनेस आने के बाद लोगों को प्लान बनाना है कि हम किस तरह से पहले देखें अपना देश। ऑफ कोर्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स बहुत रही है, इनक्रेडिबल इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए, और इंडिया में आप देखिए हेरिटेज टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, एडवेंचर, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इन सभी में आप देखेंगे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारा स्कोप है जो लोग अब एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और काम्या, आपका जो एक पक्ष है वो ये भी है कि आप तमाम बड़ी हस्तियों से रूबरू हो चुकी हैं। मैंने जैसे बताया कि वो हर फील्ड की हस्ती हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो आप साझा करना चाहें जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो या बहुत अच्छा लगा हो? अलग अलग क्यूजीन्स की तो बात आप करती ही हैं, खाने पीने के दौरान जो भी आपकी चर्चा रही हो जो आप शेयर करना चाहें। सबसे ज्यादा यादगार मैं कहूंगी विराट कोहली का इंटरव्यू रहा है मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू मेरा जो था शो पर, संडे ब्रंच कर्ली टेल्स पर, वो विराट कोहली के साथ था। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पहले तो मानेंगे, तो इसलिए, और जब भी वो हमसे मिले ही वॉज एक्सट्रीमली वार्म। अपने बारे में उन्होंने बताया, उन्हें कहाँ छोले भटूरे खाना पसंद है, उन्हें कहाँ घूमना पसंद है, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं सेलिब्रिटीज जो होते हैं हमेशा अपने काम के बारे में बताते हैं, कौन सी उनकी फिल्में आ रही है, या क्या क्रिकेट में हो रहा है, या क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है। बट आप अगर हमारे इंटरव्यूज देखें तो मैं काम के अलावा बाकी सारे बातें करती हूँ, चाहे वो खाने के बारे में हो, घूमने के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, और वो अनसीन साइड देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और विराट कोहली का एक ऐसा इंटरव्यू था विच वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट वन, इसलिए बहुत ही स्पेशल था। बिल्कुल। और आखिर में जाते जाते कोई मैसेज अपने मिशन को लेकर, काम्या? ऑनेस्टली मिशन यही है कि किस तरह से इंडिया को ग्लोबल टूरिस्ट मैप पर लाया जाए, किस तरह से मैं भारत के बारे में दुनिया भर में बताती रहूं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में हो या टूरिज्म के बारे में हो, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, हमारे खाने को लेकर, जितना हो सके मैं आई एम डूइंग माई बिट। अगर मेरे पास आज एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं बहुत लोगों तक पहुंच सकती हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी में जितना चाहे इंडिया के बारे में बताना चाहूंगी अपने कॉन्टेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काम्या जानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Lovely speaking with you.
To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.